शाम के नाज़रीन, यू वॉचिंग डिबेट विद नातिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस की अगर हम बात करें, उसमें इकॉनमी शायद सर फहरिस्त है, लेकिन उसके साथ साथ पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी भी है, जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और उसके साथ साथ टेररिज्म, जो एक नई वेव के आने के बाद या उसके सर उठाने के बाद हम इस सब फेस कर रहे हैं। ऑल्दो कि एक ऑपरेशन शाबान बाकायदा तौर पे लॉन्च किया है, और वो बलूचिस्तान की अगर मैं बात करूँ जो हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात हुए, लेकिन जो इकनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, माशी चैलेंजेस हैं, पॉलिटिकल चैलेंजेस हैं, वो दूर कैसे हों? दो तीन चीज़ें हैं। कोई हमने अगर इस पर बात करनी है, जो हुकूमत है PMLN, उसका तो अपना कोई पॉलिटिकल नैरेटिव नहीं है, जो हकीकत है। पीपल्स पार्टी वो अपने आप को महदूद किए हुए है सिंध में, ये भी एक हकीकत है। बहरहाल GB में उसने इलेक्शन जीता, भरपूर तैयारी से वो कश्मीर में भी उतर रही है। लेकिन जब हम PTI की बात करते हैं तो इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है, पाकिस्तान की सबसे मकबूल पार्टी है। लेकिन अगर पार्टी की मैं बात करूं तो पार्टी की कोई स्ट्रैटेजी हमें नज़र नहीं आती। पार्टी ने क्या करना है, उसके अंदर ग्रुपिंग्स हैं, उसके अंदर इख्तिलाफ राय आप कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, अडियाला जाते हैं, लोग नहीं जाते हैं, किससे मुलाकातें करनी है, क्या करना है, ये चीज़ें हमें कोई डिफ़ाइन नहीं है। किन इश्यूज़ पे पॉलिटिक्स करनी है, मुल्क में महंगाई है, सब कुछ है, इश्यूज़ हैं, लेकिन PTI खामोश है क्योंकि आपस में इनके कोई मामला तय नहीं होते। अब आ जाती है जब हमने देखा कि अली अमीन गंडापुर साहब को हटाया गया और सुहेल आफरीदी साहब को लाया गया। द रीज़न वॉज कि मफाहमत नहीं, मज़ामत, लेकिन सुहेल आफरीदी साहब मज़ामत नहीं कर सके। बहुत सारी वजूहात हैं और बहुत सारी जेन्युइन वजूहात भी होंगी, लेकिन हल क्या है? इमरान खान की रिहाई कैसे होगी? PTI वापस इस सियासी धारे में कैसे आएगी? PTI उसी तरह से अपनी जगह किस तरह से बनाएगी? ये बहुत सारी चीज़ें हैं। जो नेशनल डायलॉग कमेटी है, फवाद चौधरी साहब, मौलवी महमूद साहब, इमरान इस्माइल साहब और दीगर पर मुश्तमिल, उनकी हालिया एक मुलाकात हुई है जेल कोट लखपत में, जहाँ पे वो शाह महमूद कुरैशी साहब और मियां महमूद रशीद साहब से उन्होंने मुलाकात की, जिसका जिक्र इमरान इस्माइल साहब ने भी एक्स पर अपनी पोस्ट से किया, फवाद चौधरी साहब ने भी किया। उससे पहले भी मौलवी महमूद साहब ने भी ये बात की थी और हमारे प्रोग्राम में भी की थी कि अगर हम इनके साथ बैठें, ये हमसे बात करें, हमें मौका दें, हम पर एतमाद करें, तो हम मामलात आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन PTI इन पर कान धरने को तैयार नज़र नहीं आती। उसकी क्या वजह हो सकती है? अगर ये वजह है कि जी ये छोड़कर चले गए थे, तो जी आप तो उनके साथ भी साथ बैठे हुए हैं जो आपके साथ कभी थे ही नहीं, चाहे वो महमूद खान चकजई साहब हों, चाहे वो अख्तर मेंगल साहब हों, चाहे वो मौलाना फजलुर रहमान साहब हो। तो ये जिनकी एक तवील कुर्बानियाँ हैं और एक तवील एसोसिएशन है, उन पर एतबार करने को तैयार क्यों नहीं है? इस पर ज़रा गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया शफी जान साहब, मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन KP, और इमरान इस्माइल साहब ने फॉर्मर गवर्नर सिंध, मेंबर NDC। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। शफी जान साहब, अगर इजाज़त दें तो मैं ज़रा कोट लखपत मुलाकात का अहवाल इमरान इस्माइल साहब से पहले जान लूँ कि किस तरह से मुलाकात की, किस एजेंडा के तहत मुलाकात की और इस मुलाकात से हासिल क्या हुआ। इमरान इस्माइल साहब। बहुत शुक्रिया नादिया। नादिया, हमारी तो मुसलसल कोशिश ये रही है कि जो असीर हमारे रहनुमा हैं या वर्कर्स हैं, उनके साथ मुलाकातें हमारी होती रहें किसी सूरत, क्योंकि जो लोग जेल में होते हैं उनको इंतज़ार रहता है कि बाहर वाले उनके दोस्त यार, उनके मेहरबान, उनके रिश्तेदार उनको मिलने आएंगे। लेकिन PTI का एक ये खासा रहा है, जो बड़ी अफसोसनाक बात है, कि जैसे ही कोई अरेस्ट होता है, जेल जाता है, PTI उसको भूल जाती है और कोई लीडरशिप ना उनसे मिलने जाती है, ना सलाह मशवरा होता है। इस वक्त सीनियर तरीन लीडरशिप इमरान खान के बाद अगर PTI में कोई मौजूद है तो वो कोट लखपत जेल के अंदर है मौजूद लोग, और उनसे कोई सलाह मशवरा, कोई उनसे बातचीत, कोई उनसे मिलने जाना, कुछ भी नहीं हो रहा। तो एक तो बात ये रही, और हमने तो मुसलसल ये अपना तरीका कार रखा हुआ है कि चाहे कराची में हो, मैं जिस शहर में भी जाता हूँ, मेरी कोशिश होती है कि जहाँ जहाँ जेलों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स मौजूद हैं, मैं जाकर उनसे मिलूं, उनकी मुश्किलात में अगर कोई कमी कर सकता हूँ, कोई उनके घर वालों की कोई मदद कर सकता हूँ, कि उनको वकील देने में कोई मदद कर सकता हूँ, तो मैं अपने तौर से करता हूँ। जाहिर है कि वो बड़ी खबर नहीं बनती। शाह महमूद कुरैशी साहब से मुलाकात का एजेंडा क्या था? एजेंडा कोई नहीं था। शाह महमूद कुरैशी साहब से मुलाकात या एजाज चौधरी साहब से या मियां महमूद रशीद साहब से, ये मुखलिसतन ये एक ख्वाहिश ये थी कि जाकर मिलें, उनका हाल पूछें और उनको उनसे उनके दिल की सुने और अपने दिल की उनको सुनाएं। उन्होंने भी हमारी हमेशा इस बात की तायीद की है, और उनका खुद का भी ख्याल है कि मज़ामती सियासत जो है वो आगे नहीं चल सकती और मुज़ाकरात
के ऊपर ही बात हो सकती है। हमारी तो ख्वाहिश ये है कि किसी तरह ये 3 साल इन लोगों को हो गए हैं जेलों में, इंसानी हमदर्दी के तहत कह लें या उनका हक कह लें कि उनका बेल का उनके हकूक उनके हैं तो उनको बेल दी जाए, वो किसी तरह उनको बेल मिल जाए, वो बाहर आए और वो अपना रोल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में क़यादत में अपना रोल अदा करें। और एक सेन एलिमेंट जिसकी इस वक्त शदीद कमी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आला क़यादत में। जैसे आप मैं शुरू में आपसे अर्ज कर रहा था कि जो महमूद खान अचकज़ई हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक दिन भी हिस्सेदार नहीं रहे, या आप बैरिस्टर गौहर हैं या सलमान अकरम राजा हैं, ये बहुत अच्छे वकील जरूर होंगे लेकिन ये कभी भी सियासतदान नहीं रहे। नहीं, लेकिन जब सियासतदानों ने अपनी जगह छोड़ी तो ये आए ना, मसला तो ये हुआ जब आप जैसे लोगों ने जगह छोड़ी तो फिर ये आए। नहीं छोड़ी नहीं, एक तो नंबर 1 तो इसको करेक्ट कर लें कि छोड़ी मैं किसी एक आदमी को नहीं जानता जिसने तहरीक इंसाफ अपनी मर्जी से छोड़ी हो, छुड़वाई गई, ठीक है। कोई प्रेशर ले गया, कोई प्रेशर नहीं ले सका, किसी ने ज्यादा लिया, किसी ने कम ली। और ये इल्जाम वो लगाते हैं जो खुद जिन्होंने 1 घंटे के लिए भी जेल नहीं देखी, 1 मिनट के लिए भी नहीं गए, वो बैठ के इल्जाम लगाते हैं। अल्लाह करे ना जाए। शफी जान साहब ने भी मेरे ख्याल 1 घंटे 1 लम्हे के लिए भी नहीं देखी, और अल्लाह करे ना ही देखे तो अच्छा है। लेकिन शफी जान साहब देखिए, बात में वजन है। ये वो लोग हैं, चलो ठीक है, मुश्किलों में, मुसीबतों में, प्रेशर में इन्होंने बेशक छोड़ी पीटीआई, लेकिन ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के 25-25 साल इस पार्टी को दिए हैं। किसी भी मजबूरियों के तहत, वाक़यात के तहत, प्रॉब्लम्स के तहत, प्रेशर के तहत अगर इन्होंने छोड़ दी, और अगर ये अब पीटीआई की दोबारा बात कर रहे हैं, खास साहब की बात कर रहे हैं, उनकी रिहाई के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो पीटीआई को की मौजूदा क़यादत को इशू क्या है कि इनसे मुलाकात नहीं करनी, इनसे राब्ते नहीं करने, इनसे बात नहीं करनी, क्यों? सबसे पहले नादिया साहिब आपका शुक्रिया। देखिए, जहां तक इमरान इस्माइल साहब हो या फवाद चौधरी साहब हो, इनकी वापसी का फैसला तो इमरान खान साहब करेंगे। ये अपनी जाती तौर पे एक कोशिश कर रहे हैं, एक जाती तौर पे कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने कोट लखपत में भी मुलाकात की, बाकी भी जहां इनको, जैसे कि इमरान इस्माइल साहब ने कहा, जहां भी इनको मौका मिलता है ये तहरीक इंसाफ के वर्कर से भी मिलते हैं, इमरान खान साहब की बात भी करते हैं, जो काबिल तारीफ है। लेकिन इनकी वापसी का फैसला इमरान खान साहब करेंगे। अब जहां तक हमारी लीडरशिप की बात है, मैं वापसी की बात नहीं कर रही, आप डिसीजन नहीं लेंगे। डिसीजन, बहुत सारे ऐसे डिसीजन हैं जो खुद इमरान खान ने अभी लेने हैं जब भी आपकी मुलाकात हो। लेकिन अभी राब्ते अगर आप लोग करते हैं और कोई जॉइंट स्ट्रेटजी बनाते हैं खान साहब को रिहा करने की, मुफाहमत की सियासत की, पार्टी को आगे लेके चलने की, तो उस पर आप लोग को क्या एतराज़ है? आपसे मुराद आपकी क़यादत को। देखिए, ये इस पे हमें कोई इतराज नहीं है। जो भी इमरान खान साहब के लिए एफर्ट कर रहा है, सबके साथ बात करनी चाहिए, सबको ऑन बोर्ड लेना चाहिए, अक्रॉस द बोर्ड सबसे बात करनी चाहिए। कोई जाती कैपेसिटी में बात कर रहा है या कोई तहरीक चला रहा है, जो भी इस वक्त इमरान खान साहब की बात कर रहा है, बिल्कुल हमारी लीडरशिप को चाहिए कि वो इनसे बात करे, इनको सुने। देखिए, इस वक्त कोट लखपत में जो हमारे जो सेकंड टीयरशिप लीडरशिप है, वो सिर्फ इमरान खान साहब से वफादारी की सजा काट रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, इस वक्त हमारे, अगर मैं अपनी हाउस की बात करूं तो एसएमपी आपको कोई नहीं मिलेगा जिसने जेल ना काटी हो। देखिए, मुश्किलात हर बंदे पे आई है, हर वर्कर पे आई है। हमारे तो यूनियन काउंसिल का जो वर्कर था उसका घर भी महफूज नहीं रहा, लेकिन इसके बावजूद 3 साल से ये पार्टी और इमरान खान साहब की मकबूलियत आपके सामने है। आपने बाकी पार्टियां देखी होगी कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की मारती, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी चीजें खत्म हो गई, लेकिन तहरीक इंसाफ वाहिद पार्टी है, इसका वर्कर जो है वो इमरान खान साहब के साथ डटा हुआ है। जितनी मुश्किलात पंजाब में है, सिंध में है, बलोचिस्तान में है, इससे ज्यादा मुश्किलात तो किसी भी सियासी जमातें नहीं देखी। हाँ, खैबर पख्तूनख्वा में हमारी हुकूमत है, यहाँ पे जो है ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, लेकिन बाकी तीनों सूबों में तहरीक इंसाफ के लिए जो हालात है वो नॉर्मल नहीं है। अगर इन हालात में मुझे पता है, मैं देखिए, आपकी बात से मैं 100% अग्री करती हूँ, बट द थिंग इज कि जब आपके लीडर्स बात करते हैं, नहीं जी वो तो चले गए थे, जी वो तो छोड़ गए थे, अरे वो चले गए थे, वो जैसे आप खुद कह रहे हैं कि अगर वो आएंगे या उनको खान साहब चाहेंगे लेना तो ये खान साहब का डिसीजन होगा। लेकिन अगर आप लोगों का एजेंडा एक ही है, आप लोगों का गोल एक ही है, तो फिर आपस में इतने फासले क्यों हैं? फिर फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि शायद आप लोग इनसिक्योर हो जाते हैं मौजूदा क़यादत। नहीं, हम क्या इनसिक्योर होंगे। इमरान इस्माइल सारी उम्र उन्होंने तहरीक इंसाफ में गुजारी है, इमरान खान साहब के बड़े करीब रहे हैं, और तहरीक इंसाफ का वर्कर जो है वो बड़ा जज्बाती है। इमरान इस्माइल साहब बखूबी इस बात से आगाह भी होंगे
वर्कर के तहफ़्फ़ुज़ात है कि जो लोग छोड़ के चले गए हैं उनको वापस नहीं लाना चाहिए, और वर्कर से ही हमारा असासा है। सर आपने देखा वर्कर होगा के कि जो तहफ़्फ़ुज़ात तो ये भी हैं कि अडियाला जेल कोई नहीं पहुंचता। वर्कर्स के तहफ़्फ़ुज़ात तो ये भी हैं कि सोहेल आफरीदी साहब वो मज़ामत नहीं कर सके। मैं नहीं कह रही कि वो मज़ामत करने के लिए आइडियल सिचुएशन थी, ज़ाहिर है कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, यूँ कोई बेवफा नहीं होता, लेकिन वर्कर्स तो उस पर भी नाराज़ है। तो वर्कर्स को कन्विंस करना, उनको हकीकत बताना कि जी हमारा एजेंडा जो है वो इमरान खान की रिहाई है, उस पर हमें किसी से भी बात कर। वर्कर के अख्तर मेंगल के साथ आप बैठते हैं तो वर्कर आपका खुश है? आप जिनका रोल था पीडीएम में, जिन्होंने हुकूमत गिराई आप लोगों की, उस पर वर्कर एतराज़ नहीं करता? देखिए, इस सिचुएशन में जितने लोग अडियाला पहुंचते हैं वो काबिल तारीफ है कि जिस तरीके की सिचुएशन वहां पे होती है, 5 से 4 किलोमीटर पे कर्फ्यू लगाया जाता है, चारों अतराफ से नाके लगाए जाते हैं। आपको याद होगा नवाज शरीफ जब बाहर चला गया था मुशर्रफ के टाइम पे, जब वो एयरपोर्ट पे 1-2 दफा उसने कोशिश की, वहां तो 10 लोग नहीं पहुंच पाते थे, लेकिन तहरीक इंसाफ के वहां हजारों लोग वहां पे पहुंचे होते हैं। ये तहरीक इंसाफ की कामयाबी है, इसको आप नाकामी से ना मैं जोड़ें। नाकामी ये नहीं कह कामयाबी रही, है कि मैं तो कह रही हूँ, मैं नहीं, आप आपकी कह रही हैं ना, नहीं आप नहीं कह मैं रही हैं, ये आप कह सुन रही लेना हूँ कि जी, आप सुन मजबूरियां आप हैं, सुनते नहीं है हालात ना, हैं, आप तो काउंटर पे परेशानियां हैं। काउंटर क्वेश्चन कर रहे हैं। जी सर। आप अगर सुनेंगे नहीं तो बात नहीं होगी ना नादिया साहब, आप तो काउंटर क्वेश्चन पे काउंटर क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए इस तरह, देखिए ये जो नंबर इस वक्त भी अडियाला पहुंचता है, हजारों में लोग वहां पे होते हैं, हर मंगल को होते हैं। अभी तो अलीमा आपा ने ऐलान भी कर दिया है कि नेक्स्ट ट्यूसडे से सिर्फ फैमिली वहां पे आएगी। ये तरीके इंसाफ के लिए कामयाबी है। अगर इसको आप इससे जोड़ें कि लोग निकलते नहीं है, ये बात बिल्कुल गलत है। देखिए अगर आप अफरीदी साहब की बात कर रहे हैं कि ये और वो मजम्मत के लिए आए थे और मजम्मत जो है वो दिखाई नहीं दे रही, तो अफरीदी साहब ने तो सीधा सीधा मैसेज जो थे वो जेल भिजवा दिया था। उन्होंने कह दिया था कि मैं बिल्कुल तैयार हूँ, आप लाएमल दें, अगर आप चाहते हैं कि हम इस्लामाबाद आए, लॉन्ग मार्च करें, हम बिल्कुल तैयार है। वहां से ये मैसेज मिलता है कि आपने जो भी फैसला करना है, आपने चकजई साहब के साथ कंसल्टेशन करनी है। इसी पस मंजर में अफरीदी साहब की उनसे मुलाकात हुई। अब जो भी फैसला चकजई साहब करेंगे, तहरीक इंसाफ, आफरीदी साहब, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत उनके पीछे खड़ी होगी। चले अब मुझे एक ब्रेक लेने दें, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है ऑनेस्टली इस बात, आप लोग पीटीआई के फेस हैं, मतलब आप लोगों की पीटीआई के लिए कुर्बानियां हैं। आई एम श्योर आप लाइमलाइट में अभी हैं, लेकिन उसके पीछे एक तवील सफ़र है। लाइकवाइज सोहेल आफरीदी साहब, अब आप लोग अगर पीछे खड़े हो जाएंगे महमूद खान अचकज़ई साहब के, जिनका कोई लेना देना ही कभी पीटीआई नहीं था, तो फिर तो इस तरह नहीं होता। अब दूसरी बात, ब्रेक लेती हूँ, वापस आती हूँ, इमरान इस्माइल साहब से भी पूछूंगी कि क्या पीटीआई की क़यादत मिलना नहीं चाहती, या आप मिलना नहीं चाहते, या कोई राब्ते हैं। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। जनाज़े प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। और इमरान इस्माइल साहब, दिस इज़ लाइक राइट वे टू अप्रिशिएट शफ़ी जान साहब। वो ये कह रहे हैं कि इमरान इस्माइल साहब, जाहिर सी बात है उनका एक लंबा पुराना साथ है इमरान खान साहब से, उनकी जो काविशें हैं उनकी भी वो सताइश कर रहे हैं, मिल बैठने की वो बात कर रहे हैं कि बिल्कुल बात करनी चाहिए। क्या आप लोगों ने मौजूदा क़यादत से बात करने की कोशिश की है या की ही नहीं है? नादिया, हमारी मौजूदा क़यादत में 90% लोगों से तो बात होती है, लेकिन वो जाहिर है कि वो 1-on-1 होती है, कोई ऑफिशियल वो नहीं होती, क्योंकि हमारी जो पुरानी एफिलिएशन है ना, सबसे बहुत पुराने हमारे 20-25 साल के राब्ते हैं। मेरा खुद खान साहब के साथ कोई 32 साल का साथ है पुराना। पीटीआई बनने से 4 साल पहले से मैं खान साहब के साथ एफिलिएटेड था। तो हमारे तो सब एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, और वो उन्हें भी पता है कि हमारे साथ क्या हुआ। कई लोग माजरत इमरान इस्माइल साहब, ये वो लीडरशिप नहीं है। मैं बात कर रही हूँ बैरिस्टर गौहर साहब की, मैं बात कर रही हूँ सलमान अकरम राजा साहब की, और फिर जो अभी डिसीजन जिनके पास है, जिनके पास पावर है, महमूद खान अचकज़ई साहब हो गए, इनके साथ मुलाकातें, क्योंकि डिसीजन तो उन्होंने लेना है ना, उन्होंने नहीं लेना। शफ़ी जान साहब खुद कह रहे हैं कि वो तो अचकज़ई साहब लेंगे। अगर डिसीजन अचकज़ई साहब ने लेना है तो मुझे बात ही नहीं करनी है। देखें, अचकज़ई साहब वो हैं जिन्होंने पीटीआई की हुकूमत गिराने में कलीदी किरदार अदा किया। आज जो राइट लेफ्ट सेंटर जो लोग बैठे होते हैं वो लोग हैं जिन्होंने पीटीआई की हुकूमत गिराई। मुस्तफा नवाज खोखर ने जब हमारे 24 एमएनए उधर खिसक गए थे नो कॉन्फिडेंस के वक्त, तो सारे खराजात मुस्तफा नवाज खोखर उठा रहे थे। आज वो भी राइट पे बैठे होते हैं। मोहम्मद जुबैर साहब बाजवा साहब के साथ मिलके पूरा उन्होंने पीएमएलएन के लिए रास्ता हमवार किया, उन्होंने पीटीआई की हुकूमत गिराने की। मेरे लिए, मैं बड़ी इज्जत और कदर करता हूँ मोहम्मद जुबैर की। अगर मैं पीटीआई में होता तो शायद मैं उनको ले लेता पीटीआई के अंदर वापस, बिकॉज ही इज एन एसेट।
लेकिन बात यह है कि ये तो वो लोग हैं जिन्होंने पीटीआई की हुकूमत गिराने में मदद की। तो इमरान अचक इस्माइल ज़ई साहब के लिए साहब, PTI अचक ज़ई सब है। साहब, अचक ज़ई साहब सुनो खुद तो सुनो नहीं मेरी आ गए बात ना, सुनो उनको नादिया, अपोजिशन लीडर मेरी बनाने बात वाले और सुनो ये ना। इख्तियार देने वाले तो नहीं इमरान नहीं, खान साहब उससे है। कोई फर्क नहीं पड़ता। इट मेक्स नो डिफरेंस टू मी। मैं अगर इमरान खान मेरे सामने हो तो मैं उनके मुंह पर भी उनसे कहूंगा कि आपने ये बड़ी गलत काम किया कि आपने उन लोगों को पीटीआई के हवाले की जिनका पीटीआई से कोई ताल्लुक वास्ता कभी नहीं रहा। उन्होंने आप बल्कि पीटीआई जो है वो इन लोगों ने पीटीआई तबाह करने में किरदार अदा किया, तो ये पीटीआई के लीडर नहीं बन सकते। और इसीलिए आज आप देख रही हैं कि पीटीआई जो मर्जी भी शफी जान कह लेना, पीटीआई, मुझे बड़ा दुख है इस चीज का कि पीटीआई ने कोई इमरान खान के लिए कोई मैस मूवमेंट क्रिएट नहीं कर सकी पब्लिक में। पीटीआई कोई ऑपोजिशन का अलायंस नहीं बना सकी। वजह यह है कि लीडरशिप का फुकदान है। आज भी अवाम में इमरान खान पॉपुलर है। अभी आप इलेक्शन करा लें, वोट इमरान खान को मिल जाता है सारा, लेकिन इमरान खान के लिए निकलता कोई नहीं घर से बाहर। वजह क्यों? लोगों को गुस्सा है, लोग नाराज हैं इस चीज के ऊपर कि भाई ये कौन सा तरीका है, ये क्या बात हुई कि वो लोग जो न पीटीआई से ताल्लुक वास्ता था, न सिर्फ ये कि वास्ता नहीं था बल्कि पीटीआई की हुकूमत गिराने में उनका किरदार था, वो पीटीआई चलाने के लिए आज बैठ गए। वो फवाद चौधरी ने बिल्कुल ठीक कहा कि बुज़दार मॉडल जो है वो नाफिज हुआ है पीटीआई के ऊपर, और इसी वजह से वो बुज़दार की जो परफॉर्मेंस है वो आपके सामने ठीक है, मैं ज़रा इसका जवाब शफी जान साहब से ले लूँ। शफी जान साहब, आप वुड यू लाइक टू रिस्पॉन्ड? क्योंकि बात तो उनकी सही है, लेकिन फिर दूसरी तरफ ये कि खान साहब ने अगर उनको अथॉरिटी दी है तो आप भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन क्या ये इख्तियार ऐसे शख्स को देना जिसने पीटीआई की हुकूमत ख़त्म करने में कलीदी किरदार अदा किया हो, और आप जैसे लोग खामोश होकर बैठ जाएं और वर्कर्स का गुस्सा भी आप लोग सहें? देखिए बात ये है कि ये जो इख्तियार है ये इमरान खान साहब ने ही दिया है। अगर लीडर ऑफ अपोजिशन आज अचक ज़ई साहब है तो इमरान खान साहब के हुक्म से ही वो बने हैं। वहां से इमरान खान साहब ने उनको नॉमिनेट किया, हमारे एमएनएज ने उनको वोट दिया। हम तो इमरान खान साहब के जो भी हुक्म होगा उसके पाबंद है, इस डिसिप्लिन के पाबंद है, और डिसिप्लिन से ही चीजें आगे बढ़ती है। अगर इमरान खान साहब ने डिसीजन लिया है तो कुछ सोच समझ के लिया होगा, वो हमारे लीडर है। इमरान इस्माइल साहब की बात ठीक है कि उस टाइम पे अगर आप अचक ज़ई साहब की बात करें या मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब की बात करें, ये सारे जो पीटीआई की हुकूमत के गिराने में बिल्कुल इनका रोल था। लेकिन सियासत में जो है वो लफ्ज़ आखिर कोई नहीं होता, चीज़ें चेंज होती रहती है। मफादात आपके जिसके साथ होंगे तो आप उसके साथ बैठ भी सकते हैं। देखिए आपको ये भी याद होगा कि सियासत नून लीग और पीपल्स पार्टी क्या एक दूसरे को नहीं कहते, ये सिर्फ उन्हीं के लिए है, हमारे लिए नहीं है। एग्जैक्टली मैं भी यही कहने वाले, मैंने तो शुरू में एग्जांपल ही यही दी कि आप इमरान इस्माइल साहब की समझ नहीं है। वो ये कह रहे हैं, हाँ, दिस इज बियॉन्ड शफी जान टू टेक मी इन पीटीआई। ना मैं शफी जान से तवक्को रखता हूँ कि मुझे पीटीआई में लेगा, ना वो ले सकता है। ये तो इमरान खान का मेरा मामला है। ये तो शफी जान क्या इस वक्त पूरी पीटीआई की लीडरशिप मिलकर ये फैसला नहीं कर सकती कि इमरान इस्माइल फवाद चौधरी ने वापस आना है कि नहीं आना। बिल्कुल ये फैसला इमरान खान करेंगे। मेरा सिर्फ पॉइंट ये है, मेरा सिर्फ सुनो, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर आपकी जो नादिया आप जो पॉइंट दे रही है उसको एंडोर्स कर रहा हूँ कि अगर कोई भी शख्स, कोई भी इंडिविजुअल, जमात, कोई प्लेटफॉर्म अगर वो कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान की मुश्किलात में कमी हो जाए, अगर वो कोशिश कर रहे हैं कि पीटीआई के दीगर वर्कर्स और लोगों में कुछ कमी हो जाए, अगर वो कोशिश कर रहे हैं कि बातचीत का आगाज हो, तो फिर आपको दूसरों से बात करने में आसानी है। सिर्फ इमरान इस्माइल फवाद चौधरी और महमूद मौलवी से बात करने में मुश्किल है। भाई मतलब कोई सेंस तो होगा ना किसी बात का, कुछ तो होगा। फिर सोच के हमें तो और कोई चीज समझ नहीं आती मां सिवा इसके कि जो लीडरशिप ऊपर बैठी हुई है। ये मैं शफी जान या सोहेल की बात नहीं कर रहा, ये तो हमारे सामने बहुत जूनियर थे ना, ये तो आईएसएफ के लड़के हुआ करते थे, हमारे साथ मिलकर काम करते थे, हमने तो एज ए टीम काम किया हुआ है। ये तो दिस इज अ यंगर लॉट, हम लोग तो बहुत पुराने हो गए इस काम के अंदर। तो वो मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो आज पीटीआई की बागडोर संभाल के बैठे हुए। उनको क्या शर्म है, वो अकेले में हमसे मिल लेते हैं और वैसे मिलने से इनकारी है। तो लिहाजा उनकी भी शर्म खत्म हो जाएगी किसी ना किसी दिन इंशाल्लाह, कोई फिक्र की बात नहीं है। और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये बातचीत का आगाज और ये सारी चीजें इंशाल्लाह ये हमारे ही थ्रू होना है। बैठ के देखें बाकी। अच्छा, जो आप लोग बातचीत कर रहे हैं इमरान इस्माइल साहब, ये बातचीत यकतरफा तो नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है, आपकी एक्सेस हुई कोट लखपत तक, आपकी एक्सेस हुई शामूल कुरैशी तक, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ तो है जो आपकी एक्सेस हुई। तो ये कुछ ना कुछ जो है तो उनका भी मूड है मामले को आगे बढ़ाने का, या बस ऐसे आप लोग हवा में तीर चला रहे हैं? देखें, हवा में तीर तो वो चलाने जो खाली लफाजी कर रहा हो कि जी बस मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। आपके सामने हमारी जो एफर्ट्स हैं
उनको कोई ना कोई सपोर्ट तो हासिल है। अगर आप मुझसे ये पूछना चाह रही हैं कि एस्टैब्लिशमेंट का मूड है बातचीत का या नहीं है, तो फिलहाल तो कोई मूड नहीं है उनका इस बातचीत करने का। कोई मूड लेकिन नहीं हम है। अपनी तो ये जो खबरें आती हैं कि खान साहब को वो डील खान साहब को वो डील ऑफर की है, खान साहब को ये डील ऑफर की है, सब गलत है। नहीं पता, मेरे थ्रू कोई डील ऑफर नहीं की मैं, लेकिन आपको ये जरूर बता रहा हूँ कि हमारी कोशिश मुसलसल ये है पिछले 6-7 महीनों से, बल्कि मेरा ख्याल है साल हो गया, हमारी कोशिश ये है कि कोई ना कोई बातचीत का आगाज हो, कोई दरवाजा खुले, कोई बैठ के बातचीत हो। चले ठीक है, मैं जरा शफी जान साहब से लास्ट उनसे गुफ्तगू करना चाहूंगी। शफी जान साहब, क्योंकि आपकी एक अपनी राय भी होती है ना, लाइक जैसे मैंने जब कश्मीर इलेक्शन पे आपसे बात की, आपने कहा मेरी अपनी राय है कि मैं मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन पार्टी की राय है तो आप मजबूर हैं। आपकी अपनी राय ये नहीं है कि जब आप अचकज़ई साहब, अख्तर मेंगल साहब, मोहम्मद ज़ुबैर साहब और दीगर के साथ मिल के बैठ सकते हैं, उनसे डिस्कस कर सकते हैं आगे का लाएअमल, तो इनके साथ भी करना चाहिए। आप अपनी लीडरशिप को, चले सुहेल आफरीदी वाली लीडरशिप को कन्विंस नहीं कर सकते? आप क्या चाहते हैं? देखिए, मैंने तो नादिया साहिबा शुरू में कहा कि जो भी इमरान खान साहब के लिए मेहनत कर रहा है, उसकी मुश्किलात में कमी लाने की कोशिश कर रहा है, सबसे बात करनी चाहिए, इमरान से बात करनी चाहिए। आप सुहेल आफरीदी साहब के साथ इनकी मुलाकात कराएं, मिल के बैठे हैं आप लोग। बिल्कुल करवाएंगे। अगर इमरान इस्माइल साहब, फवाद चौधरी साहब, महमूद मौलवी साहब रहे हैं और हम ये समझते हैं कि इमरान खान साहब की मुश्किलात में कमी आ सकती है, इस वक्त पाकिस्तान में सियासी मंजरनामे में जो भी इमरान खान साहब के लिए बात करेगा, हम सबसे बात करना चाहते भी हैं और लीडरशिप को भी चाहिए तमाम लोगों से बात करें। ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई इमरान इस्माइल साहब, अब हमने तो जो करना था कर दिया, अब आप लोग एक दूसरे के साथ रब्ता करें, मुलाकातें करें, क्योंकि अगर पीटीआई ने, डेफिनेटली पीटीआई है, खान साहब है तो पीटीआई है, अब अगर एक जॉइंट एक एजेंडा है कि जी असल मसला खान साहब की रिहाई है, तो मिल बैठे, सर जोड़े, छोड़े पुरानी बातें, डिसीजन बाकी फाइनल इमरान खान साहब के होंगे जब वो बाहर आएंगे कि किसको पार्टी में रखना है, किसको पार्टी में नहीं रखना। थैंक यू वेरी मच इमरान इस्माइल साहब, बहुत शुक्रिया साहब आपका भी। प्रोग्राम में एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। बलूचिस्तान जल रहा है, उसके जो दहशतगर्दों ने जो कार्रवाइयाँ की, उनके खिलाफ एक फुल फ्लेज ऑपरेशन शाबान जारी है। 95 के करीब दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया है, लेकिन उसके साथ साथ जो पैरेलल हमें स्ट्रैटेजी या रियासत को अपनाने की ज़रूरत है, वो गुड गवर्नेंस भी है, वो इकनॉमिक रिफॉर्म्स भी हैं, वो वहाँ के पॉलिटिकल सोल्यूशन भी है। इस पर भी क्या है ऐसा टीपू महसूद हमारे साथ होंगे, उनसे जानेंगे कि इन मसाइल का पॉलिटिकल सोल्यूशन क्या है। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, स्टे विद अस। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं और हम बात करेंगे टेररिज्म की। पिछले कुछ दिनों से जो बलूचिस्तान की सूरत हाल है वो पूरे मुल्क के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है। अब इसमें एक नई बहस भी है, इसमें कोई शक नहीं है कि जो दहशतगर्द हैं उनको भारत की और अफगानिस्तान की पुष्पनाही हासिल है, रॉ भी इसमें इन्वॉल्व है। और ये हल जो है, इसका वाहिद हल फ़िलहाल जो सूरत हाल है और जिस किस्म की दहशतगर्द की पिछले दिनों गर्दी की कार्रवाइयाँ हुई हैं, उसमें ओवरऑल अगर बात करें तो बड़ी शहादतें हुई हैं, पुलिस एहलकारों की शहादतें हुई हैं, सिविलियंस की शहादतें हुई हैं, उसमें फ़ौजी जवानों की शहादतें हुई हैं। अब एक भरपूर एक ऑपरेशन शुरू किया गया है, ऑपरेशन शाबान के नाम से, और पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि उसमें भी तकरीबन जो हमारे पास एक सरकारी नंबर हमें आ रहा है, उसके हिसाब से तकरीबन 95 के करीब दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल भी किया गया है। लेकिन उसके साथ साथ अब लोग ये बात भी कर रहे हैं कि एक तरफ ऑपरेशन तो जाहिर सी बात है दहशतगर्दों के साथ हमें करना है, उनको ख़त्म करना है, उनको मारना है, लेकिन क्या उस सूबे का अब कोई सियासी हल भी है, इस पर भी गुफ्तगू हो रही है। बलूचिस्तान का एक्चुअल मसला क्या है, बलूचिस्तान के मसलों का हल क्या है, दहशतगर्दी का कलाकमा करना है, ऑपरेशन करने हैं, उनको जहन्नुम वासिल करना है, लेकिन उसके बाद क्या, उसको मेन स्ट्रीम में किस तरह से लेकर आना है। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं इस सेगमेंट। टीपू महसूद हमारे साथ मौजूद है, उसके सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं। एक्सट्रीमिज़म और जो बेसिकली टेररिज्म है वो उनका सब्जेक्ट है। अस्सलाम वालेकुम जी। मुझे फरमाएं ये कि हम बलूचिस्तान की जो सिचुएशन है वो कोई आज से तो नहीं है, हम हमेशा से ये देख रहे हैं, और एक ऑन गोइंग, क्योंकि वहाँ पर जो सूरत हाल है, वहाँ पे जो इन्वॉल्वमेंट रॉ का है, जो इन्वॉल्वमेंट भारत का है, जो चीज़ें अफ़गानिस्तान की तरफ से होती हैं, ऑपरेशन ऑन गोइंग है, अभी भी ऑपरेशन हो रहे हैं। इज़ दिस द ओनली सोल्यूशन?
यही चीज़ हम देख रहे हैं, चाहे खैबर पख्तूनख्वा हो या बलूचिस्तान हो, कि यहाँ पे जो काउंटर टेररिज्म है या काउंटर मिलिटेंसी के जो एक स्ट्रेटजी है, तो उसमें ज़्यादा जो फोकस है हमें नज़र आ रहा है यूज़ ऑफ फोर्स पे, कि बंदूक से हमने मामलात को ठीक करना है। हालांकि उसका जो एक अहम यानी एलिमेंट या फैक्टर जो उनमें है, जो कि सबसे अहम है, यानी 70% उसी पे वो यानी डिपेंड करता है, वो है गवर्नेंस का। आपने गवर्नेंस को ठीक करना है। और उसकी मैं एक मिसाल दूँ, ऑपरेशन ज़रब टैक्टिकली वो बहुत कामयाब रहा। यही ऑब्जेक्टिव उन्होंने सेट किया था रहील शरीफ साहब ने उस वक्त, कि हमने यहाँ इस इलाके को तालिबान से, अलकायदा से और हक़ानी नेटवर्क के जो थे उस वक्त, कि इनसे खाली करना है। वो उसमें कामयाब हो गया। हालांकि लोकल लोगों का बहुत नुकसान हुआ, लेकिन जब रिहेबिलिटेशन की, रिकन्स्ट्रक्शन की, रीइंटीग्रेशन की बात आई तो उस पर काम नहीं हो सका, जिसकी वजह से वो पूरा इलाका जो है आजकल दोबारा शदीद तालिबानाइजेशन के यानी लहर वहाँ पे है। वहाँ पे रोज़ाना हमले भी हो रहे हैं, आज भी वहाँ पे ड्रोन हुआ है, सिविलियन मारे गए। तो वो हमेशा से हम यहाँ पे मार खाते हैं कि हमने बंदूक से ज़्यादा काम लिया है, और जो गवर्नेंस के मसाइल हैं उस पर हम फोकस करते नहीं हैं। खैबर पख्तूनख्वा का जो जनूबी यानी इलाका है, जिसमें तकरीबन 9, 10, 11 के करीब डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और बलूचिस्तान का वो इलाका जो अभी तक अब आजकल जो काफ़ी ज़्यादा यानी एक लहर है वहाँ पे मिलिटेंसी की, सबसे बड़ा जो वहाँ पे मसला है वो गवर्नेंस का आ रहा है। आप बलूचिस्तान के लोगों से बात कर लो, आप खैबर पख्तूनख्वा जो मकामी लोग हैं, जो पॉलिटिशियन है, वो कहेंगे कि यहाँ पे गवर्नेंस का इशू है। डीसी जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, कमिश्नर जो है वो एक्सेस पे नहीं आ रहा। जो मिलिटेंट्स हैं उनके साथ तो लोग यानी उनके साथ एक्सेस में आना वो तो आसान है, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, डीसी साहब से मिलने के लिए वो एक हफ्ते, एक महीना वो वेट करते हैं। ठीक है, डीपीओ साहब किसी से मिलता नहीं है। बेहतर बनानी है, माशी हालात वहाँ पर बेहतर करने। अब मुझे इसके साथ ये बताएं, मैं आगे चल के एक और आपसे बात पूछूंगी, लेकिन उससे पहले अब ये जो एक नेक्सस डेवलप हो रहा है बीएलए और टीटीपी का, इसकी शुरुआत कैसे हुई? ये दोनों दोस्त कैसे हुए? और इतने शदीद पाकिस्तान के तो मुखालिफ हैं ही, लेकिन इनका एक नेक्सस और उसको किस तरह से ब्रेक करना है, और ये इस नेक्सस को कितने स्ट्रेंथन है इस वक्त में? वो सबसे अहम जो फैक्टर वो है कि कॉमन एनिमी का फैक्टर, कि वो पाकिस्तानी रियासत को या हुकूमत जो है उसको अपना यानी कॉमन एनिमी समझते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने इस हद तक कि अपनी उनके जो नज़रियात हैं यानी आइडियोलॉजी जो है, एक प्योर इस्लामिस्ट है और दूसरा जो है प्योर सेकुलर है, तो वो दोनों भी यानी अपने जो कॉमन एनिमी का है उसकी वजह से वो यानी हम देख रहे हैं कि काफ़ी हद तक वो करीब आ रहे हैं। एक्सट्रीमिस्ट इनका मिलाप सिर्फ कॉमन एनिमी की वजह से, उसकी वजह से हो रहा है। यानी यहाँ पे भी एक यानी जो हैरानगी की बात है कि वो जो नॉन स्टेट एक्टर्स है, जिसको अक्सर हम कहते हैं कि वो अनपढ़ हैं, वो जाहिल है, वो मामलात को नहीं समझते, उनमें तो ये एक यानी एक सोच आई है कि हमने अब एक दुश्मन के खिलाफ लड़ना है, एक मुश्तरका दुश्मन है, और चलें अपने जो नज़रियाती इख्तिलाफात है उसको साइड पर रख के हमें लड़ना चाहिए। लेकिन रियासत के अंदर जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ है, जो सिविल मिलिट्री जो एक रिफ्ट हम हमेशा से देख रहे हैं, जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, फेडरल गवर्नमेंट में एक टेंशन है, बलूचिस्तान में यानी वहाँ पे वो इशू बलूचिस्तान में तो नहीं है ना, कम अज़ कम नहीं, बलूचिस्तान में भी वहाँ पे अपोजिशन जो है या जो गवर्नमेंट में है उनकी शदीद इख्तिलाफात हैं। वो अब सरफराज बुगटी उनको क्रिटिसाइज़ कर रहा होता है, वो सरफराज बुगटी को, तो यहाँ पे हमें वो यूनिटी नज़र नहीं आ रही जिसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं। तो टीटीपी और बीएलए यानी प्रोपेगेंडा फ्रंट पे तो सबसे पहले यानी जो हमने देखा कि इनके बीच में एक ऑपरेशन हमें नज़र आना शुरू हो गई थी, तो वो प्रोपेगेंडा फ्रंट। लेकिन ये इनमें जो सबसे जो स्पेस मिली है वो रियासत की जानिब से मिली है, रियासती इदारों की जानिब से, यानी वहाँ पे आपने एक वैक्यूम क्रिएट किया हुआ है जिसको वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। अभी वही मैंने बात की कि गवर्नेंस, वही गवर्नेंस का जो इशू है। अभी तो सबसे खतरनाक जो एक फैक्टर यानी अभी नजर आ रहा है खैबर पख्तूनख्वा में कि लोग जो हैं अपने जो लोकल डिस्प्यूट है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, कि वो तालिबान की तरफ ले जाना शुरू हो गए हैं, कि उनसे यानी वो जिस तरह वो तालिबान कोर्ट्स जो अदालतें हुआ करती थी अफगानिस्तान में, वही जिरगा तो फिर भी कबायली मशरान करते हैं, लेकिन तालिबान ने अपनी भी अदालतें वहाँ पे बनाई हैं, तो लोगों ने यानी वहाँ पे जाना अब शुरू कर दिया है क्योंकि रियासत उनको वो चीज़ दे नहीं रही। तो मेरे ख्याल में कि गवर्नेंस को बेहतर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये जो अभी मौजूदा स्टेटस को है, ये जो सिस्टम है, ये मजीद ये एक्सपायर हो चुका है, ये मजीद यानी परफॉर्म नहीं कर पा रहा। आपका यानी सिविल ब्यूरोक्रेसी, आपकी जुडिशरी, तो ये इसको बेहतर करना होगा। जब तक ये रिफॉर्म नहीं आएंगी मुझे नहीं लगता। अच्छा देखिए, मैं अभी एक चैनल पर एक बड़े सीनियर एनालिस्ट हैं, उनको मैं सुन रही थी, उनका देखें ये तो हल है कि हमने उनके खिलाफ ताकत का इस्तेमाल करना है, उन पर ऑपरेशन करना है जो कि इस्टेब्लिश्ड दहशतगर्द है जो पहाड़ों पे चले गए। मैं अगर स्पेसिफिकली मैं बलूचिस्तान की इससे बात करूँ, लेकिन औरों को उनके साथ मिलने से कैसे रोकना है? जो नए हैं, जो फ्रेश माइंड्स हैं, जिनको शायद वो उनकी ब्रेन वॉशिंग भी करें, चाहे उनको फैसिलिटेट भी इन तरीक़ों से करें, उनकी अपनी टैक्टिक्स है ना, तो मज़ीद इनमें इजाफा ना हो, मज़ीद लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट ना हो,
इस तरफ जाने से, मज़ीद पहाड़ों पे चढ़ने से लोगों को रोकने के लिए क्या हिकमत अमली है और हुई है भी कि नहीं? उसमें यही कि जो यूज़ ऑफ फोर्स है तो वो तो ज़रूरी है, यानी वो उस लेकिन मैं उसके वही कह रही हूँ, लेकिन पैरेलल स्ट्रेटजीज होती है ना कि ये भी ये भी। और हमेशा जो रियासत की स्ट्रेटजी होती है वो लॉन्ग टर्म है, ये शॉर्ट टर्म नहीं कि हमने बस साल में करना है, 6 महीनों में हर चीज़ अचीव करनी है। वो रियासत को यानी कुछ फैसले लेने होंगे, उसमें यही कि रिफॉर्म्स की बात हुई, जनरल पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को मौका, बिल्कुल रिहैब की बात हुई। अब पिछला जो तो दौर था तालिबानाइजेशन का खैबर पख्तूनख्वा में, तो वहाँ पे सबाउन के नाम से सवात में एक रिहैब सेंटर बना हुआ था कि जो यंग बच्चे थे वहाँ पे उनकी यानी रिहेबिलिटेशन होती थी, फिर उनको यानी टेक्निकल एजुकेशन वो फराहम करते थे। लेकिन अभी भी मेरे ख्याल में वो प्रोग्राम भी अब बंद हो गया है। तो रियासत जो है उनको एक लॉन्ग टर्म अप्रोच अडॉप्ट करनी पड़ेगी। ये सारे जो इश्यूज़ हैं जहाँ पे अगर पॉलिटिकल मामला तो गलत जा रहे हैं उनको एड्रेस करना होगा, ये ब्यूरोक्रेसी को रिफॉर्म करना होगा, जुडिशरी जो है ये अभी जो आपने बात की कि जो लोग पहाड़ों पे जा चुके हैं वो तो हैं, लेकिन अभी जो एजुकेटेड क्लास है जिनको जाने से रोकना है, बिल्कुल मिलिटेंट ग्रुप की तरफ से, और उनका जो प्रोपेगेंडा वो इतना एक्सटेंसिव है कि हर जगह पे आपको नजर आएगा। यानी सोशल मीडिया की जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं हर जगह पे उनके लोग और एक्सटेंसिव तरीके से उनकी जो आजकल जो यानी जो वीडियोस बना रहे होते हैं, यानी उनको बाकायदा उसके लिए वो ड्रोन्स इस्तेमाल करते हैं। ये जो BLA और TTP का नेक्सस, TTP का तो हमें शुरू से पता है कि जिस तरह से वो वजूद में आई, जिस तरह से उसने खैबर पख्तूनख्वा में जो कुछ किया और फिर उनके खिलाफ बड़े बड़े ऑपरेशंस हुए। अब जो इनका नेक्सस है, उनका कॉमन एजेंडा क्या है? कि आप सिर्फ डिस्टेबलाइज करना है पाकिस्तान को मकसद, और ज़ाहिर है अगर पीछे अफगानिस्तान है और पीछे इंडिया है तो उसका तो अव्वलीन मकसद डिस्टेबलाइज करना है, या इनका कुछ और भी मुतालबे, कुछ और भी एजेंडे हैं? अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव तो यही है, यानी TTP का कि हमने यानी इलाकों पे कब्जा करना है, वहाँ पे अपना सिस्टम लेके आना है। नहीं, मेरा सिर्फ मसला है कि कोई अलहदगी पसंद तहरीक भी है, उसमें कुछ भी हो सकता है कि ये इलाके अगर हमने यानी उसमें ये हो सकता है कि ये जो इलाके हमारे जो कब्जे में आएंगे तो उसमें पाकिस्तानी आइन वगैरह नहीं होगा, यहाँ पे हमारा अपना कानून आइन होगा, जिस तरह अफगान तालिबान का जो मॉडल है। तो वो चीज़ें तो हैं, लेकिन वो जल्दी में नहीं है। जितना मैं उन लोगों को जानता हूँ या उनसे बात होती है, उनको कोई जल्दी नहीं है। वो यानी एक फेमस टर्म वो इस्तेमाल होती थी जब रूस ने इन्वेड किया था अफगानिस्तान को कि कट यूर एनिमी विद 1000 कट्स, कि हमने यानी इतना वो डिमोरलाइज करना है, हमने ये जो पब्लिक अनरेस्ट है, जो लोगों के जो मसले मसाइल है उनको एक्सप्लॉइट करना है और लोगों को उनके खिलाफ करना है। एग्जैक्टली यही स्ट्रेटजी अफगान तालिबान की भी थी, तो यहाँ पे भी यही हो रहा है कि वो अब और ये जो है ये जो अभी जो मिलिटेंसी की एक वेव है, ये पिछला जो था उससे बहुत डिफरेंट है। यानी TTP की अगर मैं बात करूँ तो उस वक्त वो एक जिहादी मलीशिया हुआ करता था। अभी ये बाकायदा खुद को यानी कोशिश करें कि हम रियासत के तौर पे उन्होंने यानी उनका वज़ीर इंसाफ भी होगा, वज़ीर दिफा भी होगा, उनका बैतुल माल का भी इदारा है, और वो यानी इलाके में आके कहते हैं स्टेट विद इन स्टेट एग्जैक्टली, तो वो खुद को वो साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी अदालतें भी हैं, उनके यानी चीफ जस्टिस भी हैं। तो ये रियासत को बहुत सीरियसली, ये पार्ट टाइम जॉब नहीं है जो नेशनल सिक्योरिटी के इसमें पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो अपोजिशन हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, सबको मिलकर बैठना होगा। इसका ऑपरेशन के साथ साथ इसके पॉलिटिकल सोल्यूशन की तरफ भी जाना होगा। माय लास्ट क्वेश्चन कि अब इस वक्त हम पिछले दिनों हमने देखा कि हम अफगानिस्तान पे बॉर्डर्स पे इस पे बड़े हमने दहशतगर्द मारे, बड़े हमने उन पे अटैक्स भी किए। क्या डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भी हमें इस वक्त कोई स्पेस है? क्योंकि मैं ये सुन रही थी कि इंडिया में बैठे हुए जो अफगानिस्तान के वजीर थे वो फरमा रहे थे कि हमारा तो DNA एक है, यानी वो स्ट्रॉन्ग इतना नेक्सस हो चुका है। डिप्लोमेटिक फ्रंट पे हम इसको किस तरह से फाइट कर सकते हैं? है काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस है अफगानिस्तान के हवाले से भी, यानी अभी जो है बिल्कुल डिप्लोमेटिक ब्रेकडाउन है, कोई बात नहीं हो रही। अगर दोनों ने कोई बात करनी हो तो थर्ड पार्टी वो इसमें इन्वॉल्व हो जाती है, जिस तरह कतर, फिर तुर्की और सऊदी अरेबिया। आजकल उरुमची एक प्रोसेस है जो चाइना जिसको वो मीडिएट कर रहा है, लेकिन कंप्लीट ब्रेकडाउन है डिप्लोमेटिक फ्रंट पे। और मेरे ख्याल में कि मैं हमेशा से यानी पिछले 2-3 सालों से कि ये जो मामला है ये पूरी जंग की तरफ जा रहे हैं, और अब जंग के बगैर कोई ऑप्शन रहा नहीं है अफगानिस्तान के साथ। लेकिन उसमें एक चीज़ है कि साथ साथ जो डिप्लोमेटिक वो है एंगेजमेंट, वो भी बहुत ज़रूरी है, चाहे वो थर्ड पार्टी के जरिए हो, चाहे वो ट्रैक 2 हो, जो भी मामला हैं वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये जो आपने इंडिया की बात की, इस तरह के जो ममालिक है वो इनको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। और आपसे बात करने का मकसद भी यही था कि हम ज़रा इस पर टू द पॉइंट और तफसील से बात करें। थैंक यू सो मच एहसन टीपू महसूद साहब। और यही मकसद है बेसिकली, जो ऑपरेशन ऑन गोइंग है वो तो हमारे फ़ौजी जवान जिस तरह से हमारी रियासत दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ लड़ रही है,
ना उसका तो कोई मुकाबला नहीं है, और वो यकीनन ज़रूरी भी है दहशतगर्दों का किला कमा। लेकिन उसके साथ साथ मज़ीद इसमें इजाफा ना हो, मज़ीद उसमें लोग ना जाएँ, तो वो हमें पैरेलल स्ट्रैटेजीज़ वही हम जिक्र कर रहे थे। और अल्लाह करे कि पाकिस्तान को जल्द ही इस दहशतगर्दी की जो एक लानत कहें या जो भी एक वो कहे, उससे हमें निजात मिले। प्रोग्राम से दीजिए नादिया मिर्ज़ा को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।